दोस्तों मैं श्यामन पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि आपको पता है हम हमारे चैनल पे पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशन जैसे टॉपिक्स को डील करते हैं। उससे रिलेटेड एमसीक्यूज, इसके प्रीवियस ईयर्स के जो भी पेपर होते हैं डिफरेंट एग्जाम्स के वो, और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। उस करंट के रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। इसी कड़ी में हम यूपीपीसीएसजे के पेपर्स को देख रहे थे। जो जीएस का पेपर है उसमें इंडियन पॉलिटी का जो सेक्शन आता है उसके जो प्रीवियस ईयर पेपर थे उसको देख रहे थे। हमने 2003 और 2006 के पेपर को कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद 2012 में यूपीपीसीएसजे ने कंडक्ट कराया था एग्जामिनेशन। तो उसमें जो जीएस का पेपर होता है पहला, उसका जो इंडियन पॉलिटी का सेक्शन है उसको हम डील कर रहे हैं। तो आगे चलने से पहले मैं बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन सभी को प्राप्त होती रहें। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इन सारे के लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो चलिए बिना लेट करते हुए हम क्वेश्चंस को देखते हैं जो क्वेश्चन 2012 के जीएस के पेपर में इंडियन पॉलिटी के पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन उस टाइम पे पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्लियामेंट्री कमिटी। बोला है कि कौन सा इसमें से पार्लियामेंट्री कमिटी नहीं है, नॉट पूछा है, तो आप इस बात का ध्यान देंगे। तो कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स तो है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग भी है, कमिटी ऑन एस्टिमेट्स भी है, डिमांड फॉर ग्रांट्स कमिटी, ऐसी कोई कमिटी जो है पार्लियामेंट्री कमिटी नहीं है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था इन लोगों ने, What is the chronological order in which following states of the Indian Union were created और ग्रांटेड फुल स्टेटहुड। तो इसके लिए आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए कि कौन सा स्टेट कब बना था। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप थोड़ा बहुत आइडिया हो कि जो सबसे पहले स्टेट स्टार्टिंग्स में बने थे वो कौन से बने हुए थे। तो आंध्र प्रदेश जो है वो 1956 में बना हुआ था। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, ये आंध्र प्रदेश जो है 1956 में बना था। बाद में फिर जो है अगर बात करी जाए नागालैंड की, तो नागालैंड 1962 में बना है, और हरियाणा तो 1966 में बना है, आप इस बात का ध्यान देंगे। और महाराष्ट्र जो है तो 1960 में बना था। तो 1960 में महाराष्ट्र बना है। तो आंध्र प्रदेश जो है वो 1956 में बना है, बाद में फिर उस महाराष्ट्र बना है 1960, नागालैंड 1962 में, और हरियाणा जो है 1966 में। इस हिसाब से जो हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो बनता है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा 1, 3, 2 एंड 4। तो 1, 3, 2, 4 वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए, यानी कि ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, मेंबर्स ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाई। तो पूछ रहा है स्टेट इलेक्शन जो कमीशन होता है उसके जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उसको कौन अपॉइंट करता है। तो मेंबर ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होते हैं वो गवर्नर ऑफ स्टेट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134, हु कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी लिस्ट। कह रहा है कि उन सब्जेक्ट पे कौन जो है कानून बनाता है जो सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं होते हैं, नॉट इंक्लूडेड इन एनी लिस्ट। अगर जो 3 लिस्ट होती हैं, जो 7th शेड्यूल हमारा दिया गया है, 7वीं अनुसूची है, उसमें 3 जो है लिस्ट की बात होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और जो है कंकरेंट लिस्ट, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात की गई है। तो बोल रहा है कि इन तीनों सूची में अगर कोई विषय नहीं दिया गया है तो उस पर जो है कानून बनाने का अधिकार किसको होता है। तो उस पर जो जो भी रेसिड्यूरी मैटर्स होते हैं, यानी कि जिस जो भी लिस्ट में नहीं आते हैं, उस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो यूनियन पार्लियामेंट को प्राप्त होता है, वो संसद को जो है इसका अधिकार है। आप इस बात का ध्यान देंगे कि ये जो क्वेश्चन है यूपी पीसीएसजे में पूछा गया है, इसका मतलब है ये नहीं कि ये केवल जुडिशरी वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप नॉर्मल भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव तैयारी कर रहे हैं एसडीएम बनने की, तहसीलदार बनने की, तो भी वहाँ पे जो भी पॉलिटी के क्वेश्चन है, जो भी स्टेट पीसीएस लेवल के एग्जाम्स हैं, सब जगह ये सारे जो है क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन हैज टू बी पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट सेपरेटली विद स्पेशल मेजोरिटी। तो कह रहा है कि इसमें जो सारे बिल्स दिए गए हैं डिफरेंट तरीके के, उसमें से ऐसा कौन सा है जिसको पास किया जाता है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों अलग अलग पास करेंगे सेपरेटली और स्पेशल मेजोरिटी से पास करेंगे। तो ऑर्डिनरी बिल में ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पे जो है ऑर्डिनरी जो है मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से बिल पास हो जाते हैं। मनी बिल में भी ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि अलग अलग से पास करेंगे। और मनी बिल पे तो जो है ज़्यादा पावर जो होता है वो लोकसभा को होता है। हम जब इसको डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे भी। बाकी फाइनेंस बिल पे भी ऐसी कोई बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो कि आर्टिकल 368 के तहत आता है, उसमें जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों को जो है अलग अलग तरीके से और स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है 136, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द आइडियल्स ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो कौन सा पार्ट जो है
आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट की बात करता है। तो जब भी वेलफेयर स्टेट जैसे कंसेप्ट की बात आए तो आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को ध्यान में रखें, क्योंकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो सोशल इकोनॉमिक जो है वेलफेयर और सोशल इकोनॉमिक जो है राइट्स की बात करता है। बाकी जो फंडामेंटल राइट होता है वो आपके पॉलिटिकल राइट्स को बताता है। तो जो आइडिया ऑफ सोशल वेलफेयर है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है, जो कि पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है और जो कि आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आता है। इस बात का आप ध्यान देंगे। आप जब भी पढ़ें डीपीएसपी या फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविजन, तो आपके दिमाग में बैक में ये चलना चाहिए वो किस पार्ट में आता है, उसके आर्टिकल का रेंज क्या है। इन सारी चीज़ों से आपको जो है अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और चीज़ें काफ़ी देर तक याद रहेंगी। तो जैसे आपको अगर ऑप्शंस देख रहे हैं तो फंडामेंटल राइट, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 3 में आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है पार्ट 4A में आता है और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है 1976 में जोड़ा गया था। प्रियम्बल तो प्रियम्बल है ही है और प्रियम्बल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको पढ़ेंगे। बाकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक डील करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द गवर्नर ऑफ स्टेट में, तो आर्टिकल 200 के अंतर्गत जो है गवर्नर को कौन कौन सी शक्तियां हैं, तो वो गवर्नर क्या कर सकता है। विद होल्ड हिज असेंट टू बिल पास बाई स्टेट लेजिस्लेचर, तो जो स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल पास कर दिया है उसको अपने पास जो है विदहोल्ड करके रख सकता है। तो ये बात जो है सही है, विदहोल्ड कर सकता है, उसको ये पावर होता है। रिजर्व द बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो सही बात है, ये भी गवर्नर को अधिकार होता है, वो ऐसा भी कर सकता है। रिटर्न द बिल अदर देन मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द लेजिस्लेचर, तो ये भी बात सही है कि जो बिल है जो कि अदर देन मनी बिल है, यानी कि मनी बिल को वो वापस नहीं भेज सकता है, लेकिन अगर मनी बिल के अतिरिक्त जो बिल है उसको वो रिटर्न भी कर सकता है रिकंसिडरेशन के लिए लेजिस्लेचर को। तो सही है, तीनों जो ऑप्शन है इसमें, चूंकि इसमें करेक्टिव पूछ रहा है, तीनों जो आंसर हो जाएंगे 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे। मनी बिल के केस में क्या होता है, वो रिकंसिडरेशन के लिए फिर से नहीं भेज सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो इस तरीके के बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको याद है तो आप जरूर लगाएं। तो जो री इलेक्शन का एलिजिबिलिटी होता है प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट अगर कोई पहले रह चुका दोबारा भी वो रिलेक्ट होता है तो उसका प्रोविजन जो है आर्टिकल 57 में दिया गया है। बाकी जो प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया है जिसे इम्पीचमेंट बोलते हैं, उसको आर्टिकल 61 में दिया गया है, आप इस बात का ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है 140, 139 क्वेश्चन नहीं है, तो आप इस बात से घबराएंगे नहीं कि क्वेश्चन कहाँ चला गया, वो जो है चूंकि पेपर सेटर ने लगातार नहीं क्वेश्चन दिए होंगे तो गैप पे हुआ है। तो विद रेफरेंस टू द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस इन द पार्लियामेंट द टर्म क्लोजर रेफर्स टू, तो क्लोज जो बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट का जो डेली रूटीन का काम होता है, उसमें क्लोजर टर्म यूज किया जाता है। क्लोजर टर्म जो है किस लिए यूज किया जाता है, तो क्लोजर जो टर्म है वो सस्पेंशन ऑफ डिबेट एट द टर्मिनेशन ऑफ द डे ऑफ सिटिंग, इसके लिए यूज नहीं किया जाता है। टर्मिनेशन ऑफ ए पार्लियामेंट्री सेशन, इसके लिए भी नहीं किया जाता है। रिफ्यूजल of the government to have opposition a look at important documents, ऐसा भी कुछ नहीं है। a rule of legislative procedure under which further debate on a motion to be halted, तो ये बात सही है, क्लोजर इसके लिए यूज किया जाता है कि रूल ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होगा जो कि फर्दर डिबेट जिसपे मोशन उस पर रोक दिया जाता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब हम पार्लियामेंट का लेक्चर देखेंगे उसमें आपको डिटेल में बताएंगे कि सस्पेंशन क्या होता है, प्रोरोगेशन क्या होता है, क्लोजर क्या होता है, डिफरेंट टाइप के कट मोशंस होते हैं, तो उस तरीके की बातें हम वहाँ पे डिटेल लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल अभी हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं, तो क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। और मैं आपको और सारी भी चीज़ें बता दूं कि अभी हम चूंकि एमसीक्यू सीरीज ढेर सारे कर ले रहे हैं, जिससे इसके बाद हम जो है लेक्चर्स पे आएंगे तो हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं पहले लेक्चर इसलिए करा एमसीक्यू लेक्चर्स इसलिए करा दे रहा हूँ जिससे कि आपको जब हम लेक्चर्स लें, बेसिक लेक्चर्स लें पॉलिटी के, तो आपको एमसीक्यूज के लिए कहीं ज़्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े। तो आप जो है एमसीक्यूज आकर के, चाहे वो पीवाईक्यूज के थ्रू हो या फिर मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ से आप जा करके एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकें। अगला क्वेश्चन है 141। नेम द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूसिंग वोटिंग एज ऑफ वोटर फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स, तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है वोटिंग का एज जो है 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया गया था, तो ये 61st अमेंडमेंट के तहत किया गया था। मैं आपको बता दूं अमेंडमेंट्स और शेड्यूल्स हुआ या फिर प्रेम्बल हुआ, फंडामेंटल राइट हुआ, डीपीएसपी हुआ, प्राइम मिनिस्टर हुआ, प्रेसिडेंट हुआ, पार्लियामेंट हुआ, इस पर हमने पहले से ही एमसीक्यू लेक्चर ले रखा है, तो आप वहाँ से जा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 142। हु ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड कांग्रेस एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो पूछ रहा है, ये तो फिलहाल हिस्ट्री का क्वेश्चन हो जाता है, बीच में दे दिया है, लेकिन फिलहाल इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पूछ रहा है कि किसने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंट किया था कांग्रेस को, तो जो है इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी।
अगला क्वेश्चन है 143, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट प्रॉपर्ली मैच। तो उसमें पूछ रहा है कौन सा पेयर जो है प्रॉपर्ली मैच नहीं है। इसके लिए आपको जो है अमेंडमेंट्स का जो है काफ़ी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करता है, तो ये बात सही है। इससे जो है पार्ट जो है 4A को ऐड किया गया था, यानी कि आर्टिकल 51A, जिसमें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई थी। 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंटी डिफेक्शन से डील करता है, करेक्ट है। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है पंचायती राज से डील करता है, ये भी सही है। 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंटर स्टेट रिलेशन से डील करता है, ये गलत है। तो इसमें चूंकि नॉट करेक्ट ही पूछा है, तो डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147 था। पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग पंचायत वाज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन परसुएंट टू द आर्टिकल कंसर्निंग डीपीएसपी। तो जो है पूछ रहा है जो पार्ट 9 है, तो आपको इस बात का पता होना चाहिए जो पार्ट 9 है वो पंचायत से डील करता है, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो उससे रिलेटेड जो है इंक्लूड किया गया था किस आर्टिकल की वजह से। तो जो आर्टिकल डीपीएसपी में दिया है वो आर्टिकल 40 है, जो कि पंचायत के जो है गठन होने की बात करता है। चूंकि हमारे पास उस टाइम पे इतना साधन नहीं था कि हम तुरंत ही पंचायत गठन कर देते आज़ादी के तुरंत बाद ही 1947 में, इसलिए जो है इसको डीपीएसपी में रखा गया कि बाद में जिस तरीके से हमारे पास सुविधाएं होती जाएंगी उस टाइम पे हम जो है सेंटर स्टेट के बाद हम लोकल लेवल पे गवर्नमेंट्स बनाएंगे। और ऐसा करने के लिए हमको काफ़ी टाइम लगा, और हम जो है 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है पंचायती राज को 1992 में डेवलप कर पाए। अगला क्वेश्चन, सॉरी सारे क्वेश्चंस ओवर हो गए हैं, तो ये सारे जो है एमसीक्यूज रहे हैं जो कि 2012 में जीएस के पेपर में जो है यूपी पीसीएस के पूछे गए थे, जो कि इंडियन पॉलिटी से रिलेट करते हैं। आगे हम जो है 2013 के जो है क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि पॉलिटी के पूछे गए हैं, जो जीएस पेपर में आए हुए थे। और आप जो है चैनल से हमेशा लगातार जुड़े रहें, आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं बिना इधर उधर की बात किए डायरेक्ट बात बताता हूँ, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप जो है अच्छा स्कोर करके आएँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम में इन सारे वीडियोस से बेनिफिट पाते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल पॉलिटी पढ़ो। हैव ए नाइस डे।